भाई साहब, लैपटॉप अगर थोड़ा सा भी पुराना हो जाती है तब तो तुम्हें पता ही है उसकी परफॉर्मेंस की बैंड बज जाती है। अगर तुम्हारे पास अभी 5-10 साल पुराना कोई लैपटॉप है और स्टिल चल रही है और उसकी परफॉर्मेंस काफी कम हो चुकी है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारा लैपटॉप 5 to 10 टाइम्स फास्ट तो हो ही जाएगा। इन जनरल पुराने लैपटॉप्स में रैम काफी कम होती थी। जो बजट सेगमेंट के लैपटॉप्स होते थे उसमें जनरली 2 GB या फिर 4 GB का रैम होता था। तो सिंपली तुम्हें रैम को अब अपग्रेड करनी है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि जो रैम अभी एग्जिस्टिंग लगी हुई है और DDR2 है, DDR3 है या फिर DDR4 है। CPU जेड करके एक एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन के अंदर तुम सारे डिटेल्स रैम की चेक कर सकते हो। रैम की डिटेल्स को चेक करने के लिए तुम्हें लैपटॉप को खोलने की भी जरूरत नहीं है। इसी एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें रैम की कैपेसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, रैम टाइप मतलब DDR2, DDR3, DDR4 कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। साथ ही उसका लेटेंसी क्या है, ये सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। इवन तुम्हारे लैपटॉप के अंदर जितने भी रैम स्लॉट्स हैं कितने हैं वो भी ये एप्लीकेशन शो कर देगा। जैसे कि देख सकते हो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 करके ऑप्शन आ रही है, क्योंकि इस लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट्स हैं और कौन सा स्लॉट ऑक्युपाइड है और कौन सा ऑक्युपाइड नहीं है वो भी ये दिखा देगा। जो स्लॉट ऑक्युपाइड है उसके अंदर सारे के सारे डिटेल्स शो होगा रैम का, और जो स्लॉट ऑक्युपाइड नहीं है वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। रैम फ्रीक्वेंसी की एक बात ध्यान देना, जो नया रैम स्टिक तुम परचेस करोगे वो सेम उसी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग रैम लगी हुई है, अदरवाइज लैपटॉप अनस्टेबल हो सकती है। इवन जो एग्जिस्टिंग रैम है अगर तुम उसको फेंकने वाले हो, बिल्कुल नया 2 रैम लगाने वाले हो या फिर एक हाई कैपेसिटी के रैम लगाने वाले हो, तब भी जितना फ्रीक्वेंसी का रैम कंपनी ने दिया है लैपटॉप के साथ, जितना फ्रीक्वेंसी की रैम आई थी, सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी की या फिर उससे कम लगा सकते हो, पर उससे ऊपर मत लगाना। मैंने देखा है मेरे लैपटॉप के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। लैपटॉप में लैपटॉप ऑन ही होने नहीं हो रहा था, एक एरर कोड शो कर रहा था जब मैंने हाई फ्रीक्वेंसी का रैम लगाया था। एनीवे, अब CPU Z की बात करते हैं। मान लो 2 स्लॉट ऑक्युपाइड है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, मतलब तुम्हारे लैपटॉप के अंदर 2 रैम स्लॉट्स ऑक्युपाइड है, तब CPU Z क्या शो करेगा? दोनों ही स्लॉट के अंदर डिटेल्स शो करेगा रैम का। तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लैपटॉप में कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। अगर तुम्हें रैम अपग्रेड अप करनी है तो दोनों के दोनों रैम स्टिक्स को बदलना होगा। देखो, जब तुम रैम अपग्रेड कर रहे हो, अगर मान लो एक रैम अभी लगी हुई है, एक और दूसरा स्टिक तुम लगाने वाले हो, तो सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम कैपेसिटी की स्टिक लगाना वो ज्यादा बेहतर काम करेगा, स्टेबिलिटी की इश्यूज भी नहीं आएगा। अगर बिल्कुल ही नया रैम लगाने वाले हो, पुराने स्टिक को बिल्कुल फेंकने वाले हो, तब तुम अपने मर्जी मुताबिक कोई सा भी कैपेसिटी ले सकते हो, पर फ्रीक्वेंसी का ध्यान देना जो मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट, हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करो। हार्ड ड्राइव को SSD में अपग्रेड करो। देखो, जो पुराना मशीन है, जो पुराना लैपटॉप है, उसमें जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है वो बिल्कुल ही पुराना हो गया है, और हार्ड ड्राइव जितना पुराना हो जाता है, जितना यूज होता रहता है, उसका परफॉर्मेंस उतना ही कम होता रहता है। तो उस हार्ड ड्राइव को चेंज करके एक SATA SSD लगा लो। SATA SSD तुम अपने मर्जी मुताबिक, अपने जरूरत मुताबिक कोई सा भी कैपेसिटी के चूज कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आज की डेट में 500 GB का SSD जरूर चूज करना, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे सिस्टम में कोई और स्टोरेज डिवाइस नहीं है अभी। तो 500 GB मिनिमम चाहिए। 500 GB का 2 पार्टीशन बना लेना। एक पार्टीशन में तुम अपना डेटा रखोगे और एक पार्टीशन में तुम विंडोज रखोगे या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हो वो रखोगे। अगला स्टेप थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें तुम्हें लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ेगा। लैपटॉप में CPU के ऊपर एंड अगर GPU है तो उसके ऊपर तुम्हें थर्मल पेस्ट को रिप्लेस करनी है, क्योंकि देखो थर्मल पेस्ट का एक लाइफ होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक लाइफ होता है। जैसे थर्मल पेस्ट खराब हो जाती है तो जो प्रोसेसर चिप है, जो CPU चिप है या फिर जो GPU चिप है, उससे जो हीटसिंक की कॉन्टैक्ट है वो खराब हो जाती है। प्रॉपर्ली हीटसिंक के साथ CPU या फिर GPU कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता, तो इस वजह से CPU एंड GPU की हीट प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाता हीटसिंक की तरफ, जिससे क्या होता है प्रोसेसर एंड GPU गर्म होती है और इस वजह से शुरू हो जाती है थर्मल थ्रॉटलिंग। और थर्मल थ्रॉटलिंग होगा तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो इसी वजह से लैपटॉप को पूरा खोल के उसके अंदर से जो हीटसिंक है उसको निकाल के पुराने थर्मल पेस्ट को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर तुम नेल पॉलिश रिमूवर का भी यूज कर सकते हो, उससे अच्छे से पुराने थर्मल पेस्ट को साफ करके नया थर्मल पेस्ट लगा के उसके बाद हीटसिंक को उसके ऊपर लगा दो, फिर लैपटॉप को असेंबल कर लो। एक्चुअली देखो, ये प्रोसेस मैंने जितना तुम्हें आसानी से बताया, एक नॉन टेक पर्सन के लिए ये उतना आसान होगा नहीं, तो तुम किसी टेक्नीशियन के पास चले जाओ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें विंडोज 11 ही यूज करना है अपने पुराने लैपटॉप में, तुम पुराने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। अगर लगे कि हाँ मैं उससे काम कर सकता हूँ, विंडोज 7 या फिर विंडोज XP भी चला सकते हो अगर चाहो तो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम विंडोज 11 ही यूज करो। पर विंडोज 11 का एक ट्रिम डाउन वर्जन आता है टाइनी 11 करके, इसका यूज करो। टाइनी 11 कैसे यूज करना है ये तुम खुद से रिसर्च कर लेना। टाइनी 11 का मैं कुछ फीचर्स तुम्हें बता देता हूं। पहले बता दूं, टाइनी 11 माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया है,
विंडोज 11 ही है बेसिकली, उसको एक इंडिविजुअल डेवलपर ने उसको मॉडिफाई किया है। अननेसेसरी ब्लोटवेयर्स एंड बैकग्राउंड सर्विसेज को यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। बेसिकली टाइनी 11 तुम 2 गीगाबाइट की रैम एंड 16 जीबी स्टोरेज में भी तुम टाइनी 11 को यूज कर सकते हो। तो सोच सकते हो किस लेवल का ट्रिम डाउन वर्जन है विंडोज 11 का। इससे तुम बेसिक टास्क इजीली कर सकते हो, जो बेसिक ऑफिस वर्क्स होती है वो भी इजीली कर सकते हो। साथ ही साथ मीडिया कंज्यूम अगर करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। सबसे बड़ा खासियत इसका यह है कि मोस्ट ऑफ द विंडोज एप्लीकेशन इस टाइनी 11 में तुम इजीली चला सकते हो। ऑब्वियसली टाइनी 11 एक पावर यूजर के लिए नहीं है जो अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड देगा, बहुत ज्यादा गेमिंग करेगा या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे काम करेगा, इस तरह के यूजर के लिए ऑब्वियसली नहीं है। एक बेसिक यूजर के लिए जिसको अपने लैपटॉप को जस्ट बेसिक तरीके से यूज करना है, पुराने लैपटॉप को यूज करना चाहता है हो, उसके लिए बिल्कुल सही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो विंडोज के अलावा तुम्हारे पास लिनक्स का भी ऑप्शन है। लिनक्स मिंट यूज कर सकते हो या फिर जोरिन ओएस इसको भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तुम इनका भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। अब बैटरी की बात करते हैं। देखो अगर पुराना लैपटॉप है तो उसका बैटरी भी पुराना होगा ऑब्वियसली। अब अगर बैटरी पुराना है तो तुम्हें उस लैपटॉप में उस बैटरी की वजह से परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं मिलेगी जब तुम लैपटॉप को बैटरी पे ऑपरेट करोगे। तो क्या करना है, आइदर बैटरी को रिप्लेस कर लो, बिल्कुल नया बैटरी लगा लो, या फिर जब तुम उस लैपटॉप को यूज करोगे उसको चार्ज में लगा के यूज करो। अब अगर तुम्हारे पास पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो भी किसी काम नहीं आ रहा, पर तुम उसको यूज करना चाहते हो किसी ना किसी तरीके से, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है जो तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। पहले तुम लैपटॉप को इस तरीके से अपग्रेड कर लो, जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस बताया इससे पहले अपग्रेड कर लो। इसके बाद तुम उस लैपटॉप में होम सर्वर बना सकते हो, मीडिया सेंटर बना सकते हो, उस लैपटॉप को एज ए NAS यूज कर सकते हो, या फिर तुम उसमें क्रोम OS फ्लेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोम OS फ्लेक्स बहुत ही एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई सा भी लैपटॉप इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स की बात करो तो तुम अपने पुराने लैपटॉप को स्मार्ट होम प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो अगर तुम बनाना चाहो तो। देखो मैंने तुम्हें जस्ट कुछ आइडियाज दिया है, अब कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तुम खुद रिसर्च करो। अभी के लिए पुराने लैपटॉप को तुम किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो, किस तरीके से उसको वापस से यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दिया है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी कुछ वीडियोस मैं तुम्हें स्क्रीन में रिकमेंड कर रहा हूं, जाके इनको भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।